गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल में मैंने लायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो है व्यष्टि की समष्टि पर निर्भरता। व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि विश्लेषण है जो समष्टि विश्लेषण पर किस तरीके से ये आधारित है, ये कहाँ उसका सहयोग मिलता है, इसको इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें आज जानकारी लेंगे, इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने समष्टि और व्यष्टि के बारे में थोड़ा बात करी थी। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इनके बारे में हमने जाना था। व्यष्टि के बारे में आपने अच्छे से जान लिया है और समष्टि के बारे में जान लिया है, तो अब मेरे ख्याल से आपको इस टॉपिक को ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्भरता की, वो है साधनों की कीमत। जो उत्पत्ति के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इनकी बात कर लेते हैं। जो उत्पत्ति के साधन है, इनकी जो कीमतें तय की जाती है, वो ये साधन जो अपनी कीमत खुद तय नहीं करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था की जो मांग एवं पूर्ति की जो शक्तियां हैं, उनके द्वारा इन उत्पत्ति के साधनों की कीमतें क्या है, निर्धारित की जाती है। तो इस तरीके से जब एक व्यक्ति या ये जो साधन की बात करें, ये तो व्यष्टि का क्षेत्र हो गया, लेकिन इनकी जो कीमतें निर्धारित हो रही है वो अर्थव्यवस्था के द्वारा हो रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ हैं, ये किसका क्षेत्र हो गया, ये समष्टि का हो गया है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के द्वारा इनका जो रेट तय हो रही है वो क्या है, वो समष्टि है, और एक साधन की कीमत है वो क्या है, व्यष्टि है। तो इस तरीके से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र पे क्या है, निर्भर है। तो पहला इसका टॉपिक यही है कि जो उत्पत्ति के जो साधन है, नाम लिख सकते हैं आप, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। ठीक है, संगठन को हम बाद में बोलते हैं, इसको शामिल नहीं करेंगे इसमें, बाकी ये भी इसमें बोला जाता है। तो भूमि उत्पत्ति के जो साधन है उनकी जो कीमतें हैं वो किसके द्वारा होती है, अर्थव्यवस्था के द्वारा। उत्पत्ति के साधन व्यष्टि है और उत्पत्ति के जो साधनों की जो कीमत निर्धारित कर रहा है वो समष्टि का क्षेत्र है, यानी अर्थव्यवस्था की कुल मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ये निर्धारित हो रहा है। दूसरा हम बात करें, एक फर्म कितना माल बेचेगी, एक फर्म है कितना माल बेचेगी, यह उसके उत्पादन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि अर्थव्यवस्था की जो समस्त जो इकाइयां हैं, उत्पादित जो की जाने वाली इकाइयां हैं, उत्पादन करने वाली जो इकाइयां हैं, उनके आधार पे ये तय होता है। तो जो एक व्यक्ति की बात कर लें कि एक व्यक्ति अपना उत्पादन कितना कर रहा है, कितना करके बेचेगा, तो ये तो टॉपिक किसका हो गया है, ये तो हो गया है व्यष्टि का। और जबकि कितना ये बेचने वाली है, ठीक है, तो इसमें समाज के लोगों को भी ध्यान में दिया जाता है और अर्थव्यवस्था की जो टोटल इकाइयां उनको भी ध्यान में दिया जाता है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था या समाज की बात करें तो ये समष्टि के क्षेत्र हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक फर्म है अपना माल कितना बेचती है ये खुद पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि समाज की कुल क्रय शक्ति पे भी डिपेंड करता है, और समाज में टोटल जो अर्थव्यवस्था में कितनी और फर्में हैं वो काम कर रही है उन पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अन्य जो फर्में हैं और समाज की जो क्रय शक्ति, ये सारे किसके टॉपिक है, ये समष्टि के टॉपिक है। तो इसलिए इसमें ये पता चलता है कि जो ये व्यष्टि है जो समष्टि पे निर्भर है। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं की कीमत। एक वस्तु की कीमत है जो खुद की मांग और पूर्ति पे निर्भर नहीं करती है। इसके लिए
अन्य जो वस्तुएं उनकी कीमतों को भी ध्यान रखा जाता है, और अन्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो सामान्य कीमत स्तर के द्वारा तय होती है। और ये जो सामान्य कीमत स्तर है ये समष्टि का क्षेत्र है, और जो एक वस्तु की बात करें, एक वस्तु की कीमत की बात करें तो वो व्यष्टि का क्षेत्र है। तो इसलिए किसी एक वस्तु की जो कीमत है केवल खुद की मांग और पूर्ति के द्वारा ही नहीं, बल्कि अन्य जो वस्तुएं या सामान्य जो कीमत स्तर है उसको भी ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। तो इस तरीके से जो एक वस्तु की कीमत है वो व्यष्टि का क्षेत्र हो गया, और अन्य वस्तु सामान्य कीमत स्तर है वो समष्टि का क्षेत्र हो गया। तो इसलिए ये जो व्यष्टि है समष्टि पे निर्भर करता है। तो ये इसका हो गया दूसरा पॉइंट। लास्ट पॉइंट है इसका जो चौथा है वो है उत्पादन मात्रा का निर्धारण। इसमें लिखते हैं व्यष्टि, एक व्यष्टि के उत्पादन मात्रा का निर्धारण। एक व्यक्तिगत फर्म कितना उत्पादन करेगी ये केवल उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि समाज में कुल रोजगार, कुल उत्पादन, ठीक है, कुल विनियोग, इन पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए एक कंपनी के उत्पादन की बात करी जाए तो व्यष्टि है, और दूसरा ये किस पे डिपेंड करती है, कुल रोजगार पे डिपेंड करती है, कुल उत्पादन पे जो डिपेंड करती है, कुल विनियोग पे डिपेंड करती है, ठीक है, और कुल आय पे डिपेंड करती है। तो ये कुल वाली जो 3-4 मैंने नाम बोले ये सारे के सारे क्षेत्र किसके, ये समष्टि के क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये जो व्यष्टि है समष्टि पे निर्भर है। तो आपने देखा कि ये 3-4 पॉइंट थे जो कुछ है जो क्या बताते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो किस पे डिपेंड करता है, ये समष्टि पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि पर किस तरीके से निर्भर है। हेडिंग डाल लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि समष्टि है वो व्यष्टि पे कैसे निर्भर करता है। तो यदि बात करी जाए सबसे पहले वस्तु के मूल्य की, कीमत स्तर की, सामान्य कीमत स्तर। तो सामान्य कीमत स्तर क्या होता है, देश के कुल उत्पादन देश की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा जो एक रेट तय की जाती है किसी वस्तु की, वो सामान्य मूल्य होता है या सामान्य कीमत स्तर होता है। जैसे कि आप देखते हैं अखबार में यदि आप देखें कि चीनी की क्या रेट है, तो डेली आप अखबार के लास्ट पन्ने पे वस्तुओं के भाव के जो के डिटेल्स आते हैं उसमें आप चेक करेंगे कि चीनी कभी 40 रुपये हो जाती है, कभी 38 रुपये हो जाती है, कभी 38 रुपये 50 पैसे हो जाती है, कभी कहने मतलब कभी 10 पैसे बढ़ जाती है, कभी 20 पैसे, कभी 50 पैसे घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये अर्थव्यवस्था की कुल मांग और कुल पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में क्या है, कुल मांग और कुल पूर्ति। अब बात करते हैं कुल पूर्ति। ये कुल पूर्ति किसके द्वारा हो रही है, एक एक कंपनियों के द्वारा हो रही है। तो यदि एक एक कंपनी अपना टोटल जो है प्रोडक्शन दिखाएगी और पूर्ति करेगी तभी तो जाकर के कुल होगा। इसी प्रकार से एक एक व्यक्ति मांग करता है, तो यदि एक एक व्यक्ति की मांग तो व्यष्टि है और सारे जोड़ ले तब समष्टि हो जाती है। तो कहने का मतलब जब एक एक आदमी जुड़ेगा या एक एक आदमी जो सप्लाई करेगा, पूर्ति करेगा, तभी तो कुल आएगा। इस तरीके से कुल के लिए जो व्यक्तिगत इकाइयों का है जो एक अहम रोल होता है, यानी कुल तभी आएगा जब एक एक इकाई को हम जोड़ेंगे। तो इसलिए जो समष्टि है वो व्यष्टि पर किस प्रकार से निर्भर है। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें मांग और पूर्ति का जो टॉपिक है तो उसमें क्या है कि एक एक इकाइयाँ सप्लाई करेगी तब सारी वो इकाइयाँ आ जाएगी,
जाएगी। कहने का मतलब है टोटल कुल पूर्ति की बात करते हैं, तो कुल पूर्ति कब होगी, तब सब एक एक इकाइयों यानी एक इकाई मतलब एक एक फैक्ट्री कंपनियों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, यदि सीमेंट फैक्ट्री की बात करें, कुल सीमेंट की पूर्ति बात करते हैं, तो सभी सीमेंट कंपनियों के प्रोडक्शन को हम टोटल करेंगे उसका, तब होता है वो। इसी प्रकार से सीमेंट की मांग करने वाले एक एक आदमी को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो वो कुल आए। तो इसलिए कुल के लिए एक एक का हमें अध्ययन करना पड़ता है, एक एक को काउंट करके जोड़ना पड़ता है, तब जा करके जो ये है जो कुल बनता है। तो इसलिए जो समष्टि है जो व्यष्टि पर निर्भर करता है। तो ये हुआ इसका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं तो हम यह देखते हैं कि दूसरे पॉइंट को लिख लेते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए, नियोजन का लिख लेते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए। दूसरे पॉइंट के लिए हम चलते हैं तो देखते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए हमें किनके नियोजन की आवश्यकता होती है। हमें व्यक्तिगत नियोजन, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म और समाज की कुछ विशिष्ट इकाइयां हैं, उनके नियोजन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। उनके नियोजन को ध्यान में रखेंगे तभी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आप नियोजन कर पाओगे, अदरवाइज आपका टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियोजन है ये समष्टि का क्षेत्र है। लेकिन समष्टि का क्षेत्र किस तरीके से निर्धारित होता है, जब आप सिंगल इकाइयों का नियोजन करोगे, व्यक्तिगत इकाइयों का नियोजन करोगे, ठीक है, इन सभी इकाइयों का नियोजन करोगे तभी जाकर के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो नियोजन आप कर पाते हो। तो इस तरीके से समष्टि है जो व्यष्टि पर निर्भर है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था समष्टि का क्षेत्र है, लेकिन एक एक इकाइयां या कुछ विशिष्ट फर्म, कुछ विशिष्ट उद्योग, जो ये सारे के सारे क्षेत्र किसके आ जाते हैं, ये व्यष्टि के आ जाते हैं। तो इस तरीके से समष्टि है जो व्यष्टि पर निर्भर करता है। बात करें तीसरे पॉइंट की तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक जो फर्म है, ठीक है, वो कितना उत्पादन करेगी, ठीक है, या हम यह कहें कि एक लोगों की आय बढ़ जाती है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा इससे समझ पाओगे। लोगों की जब आय बढ़ जाती है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, मांग और पूर्ति, ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब लोगों की आय बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से वो ज़्यादा चीज़ों की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। लेकिन उद्योग उन सब की पूर्ति एक साथ ही कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आय बढ़ने के साथ में क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हमारा पॉइंट, आय में वृद्धि से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है, आय में वृद्धि से कुल उत्पादन में वृद्धि हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि आय में वृद्धि होने से एक एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेकिन उद्योग है जो डिमांड की पूर्ति कर पाए या नहीं कर पाए ये उद्योग पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए सभी व्यक्तिगत जो फर्में हैं उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। सपोज करिए कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो गर्मी में फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह ये चीज़ें होती है जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की आय भी बढ़ गई तो ये लोग क्या है, इनकी डिमांड करेंगे। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन सही तरीके से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए सभी इन एक सिंगल इकाइयों का हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि इस एरिया में इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई है, कूलर की, एसी की, फ्रिज की, और इसमें इतनी लगी हुई, सभी को जब इकट्ठा करके देखेंगे तब पता चलेगा कि ये सप्लाई इतनी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है सिंगल इकाइयों का बहुत इसमें क्या अहम रोल होता है। यदि आप समस्त अर्थव्यवस्था के लिए यदि कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एक इकाइयों का अध्ययन भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से अर्थशास्त्री है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके एक जो कथन कहा हुआ है वो मेरे को याद आता है, वो है प्रोफेसर सैमुअलसन।
इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि दोनों में जो समष्टि और व्यष्टि है, इनमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है, ठीक है। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन यदि आप एक को जानते हो, यानी एक को आप एक से परिचित हो और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हो, यानी दूसरे का आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको इन दोनों का ही नॉलेज नहीं है। तो इसलिए दोनों के नॉलेज के लिए आपको एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। यदि एक को जानते हो दूसरे को नहीं जानते हो, तो इसका मतलब आप इस अर्थव्यवस्था से या जो अर्थशास्त्र है, इन दोनों से क्या है, अनभिज्ञ रह रहे हैं। यानी इसलिए ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है, आपको किसी एक का नॉलेज है तो ये दूसरे का नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दोनों का अध्ययन जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ये टॉपिक था आज का। तो आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।